अब बात आती है कि हाउ ईएम वेव्स प्रोपगेट इन अ मीडियम। किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से प्रोपगेट होती है, किस तरीके से चलती है। तो यार चलने की बात को समझते हैं। तो जब भी मेरे पास कोई मीडियम होगा ना, तो उस मीडियम के अंदर ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। उस मीडियम के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है उसका नाम होता है इनर्शियल प्रॉपर्टी। जरा बात को समझिएगा, किसी भी मीडियम के अंदर दो तरीके की प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। पहली प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं इनर्शियल, और दूसरी होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी। इनर्शियल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब होता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी या फिर म्यू, यानी मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने वाली प्रॉपर्टी। दूसरा इलास्टिक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव प्रॉपर्टी या फिर एप्सिलॉन, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है। जरा बात को समझना कि अगर मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेकर के जानी है, कौन सी वेव लेकर जानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेकर जानी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर तो भाई साहब दो तरीके की चीज होगी ना, एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, एक हो गई मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। अब मीडियम या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने के लिए उसके पास में कौन सी प्रॉपर्टी है, इनर्शियल प्रॉपर्टी है, यानी कि म्यू वाली प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करती है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, यानी कि एप्सिलॉन वाली प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को इकट्ठा करती है। तो अब एक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इकट्ठा हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी भी इकट्ठी हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी भी इकट्ठी हो गई। दोनों एनर्जी इकट्ठी हो गई हैं और ये दोनों एक साथ में आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो बस जहां से मेरे को सोर्स ऑफ ऑरिजिन से लेकर के और जहां तक मेरे को पहुंचाना है वहां तक ये हमें बहुत आराम से जा सकती है, क्योंकि मीडियम में हर जगह पर क्या है, इनर्शियल प्रॉपर्टी भी है और इलास्टिक प्रॉपर्टी भी है। अब बात करते हैं परमिएबिलिटी। ये स्टोर करती है मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को, और परमिटिविटी ये स्टोर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को। तो मेरे मीडियम के अंदर दोनों प्रॉपर्टी हैं, एक है परमिएबिलिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने वाली प्रॉपर्टी, दूसरा परमिटिविटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने वाली प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी जब मीडियम के अंदर होंगी तो आराम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करके चली जाएगी। तो देखेंगे दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोपगेट्स इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। ये दोनों तरीके की एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी एक साथ में इकट्ठी होंगी और आगे चली जाएंगी, प्रोपगेट हो जाएंगी। अब जब ये प्रोपगेट होती हैं, चलती हैं, तो मेरे को मिलती है ईएम वेव। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल की इक्वेशंस क्या हैं, तो जरा देखिएगा, हमने फिजिक्स में अभी तक जो लॉ पढ़े हैं ना बेसिक, वो लॉ ये हैं। पहला है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एम्पियर सर्किटल लॉ। ये कुछ लॉ बेसिक से हमने पढ़े हुए हैं। तो इनमें देखो सबसे पहले हमने बात किया गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इन बेसिक लॉज के ऊपर स्टडी की और इन सभी लॉज की फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो लॉ थे, इन लॉ को मैक्सवेल ने देखा और इन सभी के फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में। किसमें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की फॉर्म में, और उन सभी इक्वेशंस को नाम दे दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन। क्या नाम दे दिया, मैक्सवेल्स इक्वेशन। लाइक देखते हैं भाई, यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा ये, तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसमें क्या होता है, देखो आपने अभी तक पढ़ा था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हमने सिंपल सी बात किया है। गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज जो इनक्लोज किया गया है बाय द सरफेस। सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो इनक्लोज किया गया है, उसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर फ्लक्स होता है। और फ्लक्स की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, फ्लक्स की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, एडीएस cos थीटा था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। हो सकता है सरफेस एरिया को हमने एस या ए किसी से भी पढ़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ ताकि वो रिलेट कर जाए इससे। तो मैंने कहा फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो गया। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो मैक्सवेल ने दोनों को इक्वेट कर दिया और एक नई इक्वेशन बना दी, दैट इज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, जिसको मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। मैक्सवेल की इक्वेशन है, उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल जो लॉ था गॉस का लॉ
उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखो आपको इंटीग्रेशन फॉर्म दिखाई दे रही है, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा उन्होंने बोला गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या बोलता था कि भाई किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। किसी भी क्लोज सरफेस से मिलने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। ये गॉस लॉ बोलता था मैग्नेटिज्म में। वहीं पर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाय डेफिनेशन, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये फ्लक्स की डिफाइन से आ गया। अब इन दोनों को फिर से कंपेयर कर लिया। इनको जब कंपेयर किया तो मिल गया भाई इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये बन गई मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन। तो ये दिख रही है आपको मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन। ये भी मैक्सवेल की इक्वेशन हो गई। उन्होंने कुछ नहीं किया, अगेन इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब बात करते हैं फेराडेज लॉ की। किसकी? फेराडे के लॉ की। तो ये क्या बोलता है, तो फेराडे का लॉ क्या बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इक्वल होता है माइनस साइन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब जरा देखिएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इक्वल टू ईडी, वेद वाला फॉर्मूला। क्या है? V इक्वल टू ईडी, वेद, वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके हमने एक डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ी थी। इसके हमने क्या करी थी? एक डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ी थी, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dx। ये पढ़ा था, dV अपॉन dx, सिंपल सा। तो अब x ना मानते हुए इसको मैं L भी कंसीडर कर सकता हूं। तो मैंने इसको लेंथ यानी डिस्टेंस ले ली L, तो dV अपॉन dl हो गया। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिस्टेंस के साथ में वोल्टेज में जब चेंज होता है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस dV अपॉन dl। अब ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंपल सी बात है। चलिए, तो dl को इधर भेजते हैं, जरा dl को इधर भेजते हैं। तो E dl इज इक्वल टू dV, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और लगा देते हैं इधर इंटीग्रेशन। ठीक है, ये माइनस साइन तो केवल क्या बता रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज हो रही होती है। ठीक है, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं, तो केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ये माइनस साइन यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। तो मैंने बोला E dl इक्वल टू dV, इंटीग्रेशन और d पास पास में तो दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। क्या बचेगा? V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dl। क्या बचेगा? E dl। इतनी बात ओके। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। ये वोल्टेज है, ये ईएमएफ है। ईएमएफ वोल्टेज दोनों कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो मैक्सवेल ने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो ईएमएफ और इसको वोल्टेज को इक्वल रख दिया। तो ये क्या हो गया? E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का d फाई अपॉन dt। ये बन गई हमारी मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन, जो उन्होंने फैराडे के लॉ के लिए निकाली। तो ये हो गई हमारी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। अब बात आती है कि तीन इक्वेशन तो मैंने बता दी। पहली इक्वेशन मैंने बताई आपको किसके लिए? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरी इक्वेशन मैंने बता दी गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तीसरी मैंने बता दी फैराडेज लॉ के लिए। अब ले दे करके चौथी जो बची वो होता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। कौन सा? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो जरा देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को हमने अलग क्यों रखा है। एक्चुअल में क्या है कि आफ्टर एम्पियर सर्किटल लॉ मैक्सवेल ने कुछ कहा। जैसे ही मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को देखा, वैसे ही उनके दिमाग में आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब बात आती है गड़बड़ क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ में गड़बड़ क्या है। तो देखो, जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ये एक सर्किट मेरे को दिया गया। क्या दिया गया? एक सर्किट दिया गया है जिसमें ये एक प्लेट है, ये कोई दूसरी प्लेट है, और ये दोनों का बाहर से हमने एक कनेक्शन बैठा रखा है। अब देखो, ये जो बैटरी है, इस बैटरी से करंट निकलेगा, इस वायर के थ्रू करंट चल के यहाँ आ जाएगा, इस प्लेट तक करंट आ गया। उसके बाद में ये जो प्लेट है, इससे करंट निकल करके ये वापस आ गया। बात को समझना, यहाँ से करंट निकल के यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से करंट वापस लौट के यहाँ आ गया। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में तो कोई तार नहीं है, तो इस जगह से इस जगह तक करंट कैसे गया, ये समझ नहीं पा रहे थे मैक्सवेल कि भाई यहां से यहां तक करंट कैसे जा रहा है। इनविजिबल मैन तो नहीं है ना कि करंट यहां से उठ के यहां पे अपने आप चला गया, वहां पता भी नहीं चला।
करंट यहां से यहां तक जा रहा है तो कैसे जा रहा है उस चीज को मेरे को यहां पर पता लगाना है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि भाई जहां जहां तार है वहां तो करंट फ्लो होता है, मान लेते हैं। उस करंट को मैं नाम देता हूं क्या, आईसी। आईसी बोले तो कंडक्शन करंट, क्या नाम देते हैं, आईसी यानी कंडक्शन करंट। उनने बोला कि भाई ये दोनों प्लेट के बीच में जहां वायर नहीं है वहां भी एक करंट फ्लो होता है और उस करंट का नाम होता है आईडी। आईडी बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से एक कंसेप्ट सामने आया जिसका नाम था क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। एक नया कंसेप्ट सामने आया जिसका नाम क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट आईसी प्लस आईडी के बराबर होता है। सर्किट के अंदर या तो आईसी होगा या फिर आईडी होगा। देखो तार है तो आईसी होगा, तार नहीं है तो आईडी होगा। तो टोटल करंट जो किसी सर्किट के अंदर है वो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। किसने मॉडिफाई कर दिया, मैक्सवेल ने। तो एम्पियर का जो लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता था, एम्पियर सर्किटल लॉ का बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था। ठीक है, ये क्या बोलता था कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट जो किसी सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, करंट इन द सर्किट। अब आई को यहां पे मॉडिफाई कर दिया गया आईसी प्लस आईडी से, बस ये हमारी इक्वेशन बन गई कौन सी, मैक्सवेल की एम्पियर सर्किटल लॉ के मॉडिफिकेशन वाली। फिर हम बोल सकते हैं मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोल सकते हैं, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ।